केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास आज लगने वाली है। सबसे पहले बात होगी देश में सांसदों की संख्या की। 543 नहीं, अब 850 यानी 850 सांसद होंगे। पीएम मोदी के सबसे बड़े धमाके से इंडी गठबंधन में क्यों हड़कंप मचा है, आपको आज जानकारी दूंगा। बिहार के बहाने मोदी ने कैसा खेल कर दिया और नीतीश के हटते ही तेजस्वी अखिलेश क्या कहने लगे, इसकी भी जानकारी आपको दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी से भिड़ी ममता के सामने नई मुसीबत कौन सी खड़ी हो गई है और बंगाल में एंट्री करके राहुल गांधी क्या पोल खोलने लगे, इसके बारे में भी बताऊंगा। आज नोएडा में फिर से पत्थर चले। सीएम योगी ने फोर्स उतार दी। बवाल करने वालों पर क्या क्या एक्शन होने लगे हैं, उनकी जानकारी आपको दूंगा। क्यूआर कोड, व्हाट्सएप ग्रुप्स, भड़काऊ मैसेज, सैलरी पर महाबवाल में आखिरकार किसकी साजिश निकली, नोएडा में जो कुछ हुआ उसकी परत भी खोलूंगा। ट्रंप की नाकेबंदी फेल हो गई। देखते ही देखते कैसे निकल गए चाइनीज जहाज और ईरान युद्ध में कैसे कूद पड़ा चीन, इसकी जानकारी भी आपको दूंगा। ईरान के लिए लड़ने को तैयार चीन और रूस है। उधर हड़बड़ाए ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को आज फोन कर दिया। अचानक फोन लगाकर 40 मिनट तक क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी भी आपको दूंगा। और आखिर में सोचा है कभी मैं आपको बताऊंगा कि बिना सोचे समझे मोबाइल में आप लोग जो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, इससे कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, इसकी जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर का रिवीजन देखिए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए, महिलाओं को ई स्कूटर के लिए 25,000 रुपए और 3 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया। छोटे किसानों के लिए 50,000 रुपए का अनुदान और मछुआरों के लिए 2,000 रुपए की पेंशन का भी वादा किया गया है। राजस्थान के भिवाड़ी में मदरसन इंडिया प्लांट के बाहर मजदूरों ने प्रदर्शन किया। हजारों मजदूरों ने कंपनी के प्लांट को घेर लिया और जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। मजदूरों ने वेतन बढ़ाने और काम के घंटे के मुद्दे पर मोर्चा खोला। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने नकली सामान बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के सरगना और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छापा मारकर 20,000 से ज्यादा नकली सामान बरामद किया। यह नकली सामान स्थानीय और साप्ताहिक बाजारों में सप्लाई किया जाता है। मुंबई में लाइव कॉन्सर्ट में ड्रग्स पार्टी का भांडाफोड़ हो गया। इसका खुलासा तब हुआ जब ड्रग्स ओवरडोज की वजह से 2 छात्रों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये छात्र अपने दोस्तों के साथ कॉन्सर्ट देखने गए थे। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। चीन के पिंगशान में ईवी कार कंपनी BYD की फैक्ट्री में आज भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। कंपनी की तरफ से बताया गया कि यह आग कंपनी के पार्किंग वाले गैराज में लगी थी। इस जगह का इस्तेमाल कबाड़ हो चुकी गाड़ियों को डंप करने के लिए किया जाता था। और चलिए अब दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास की बारी है और पहली क्लास में आज बात होगी सांसदों की बढ़ने वाली संख्या की। 543 नहीं, अब 850 सांसद होंगे। पीएम मोदी के सबसे बड़े धमाके से इंडी गठबंधन में हड़कंप क्यों मच गया? बिहार के बहाने मोदी ने कैसा खेल कर दिया कि नीतीश के हटते ही तेजस्वी अखिलेश क्या कहने लगे। उधर प्रधानमंत्री मोदी से भिड़ी ममता बनर्जी के सामने नई मुसीबत है। बंगाल में एंट्री करके राहुल गांधी आज क्या पोल खोलने लगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे धमाके करते जा रहे हैं कि पूरे इंडी गठबंधन में खलबली मच गई है। पूरे इंडी गठबंधन के होश उड़े हुए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तो जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, ये रुकने वाले नहीं है। इसकी चर्चा हो रही है क्योंकि आप देखिए कि आज बिहार में बीजेपी के सीएम के नाम का ऐलान हो गया। अब ये नरेंद्र मोदी का ही जलवा है कि पहली बार बिहार में बीजेपी का सीएम होगा। पहली बार होगा बिहार में बीजेपी का सीएम नरेंद्र मोदी ने बनवा दिया। तो साथ ही साथ टारगेट पर आगे बंगाल है क्योंकि वोटिंग बेहद करीब है। पूरा जोर इस बात पर है कि बंगाल में भी पहली बार बीजेपी का सीएम बन जाए। यानी बिहार से बंगाल तक नरेंद्र मोदी बरसों की राजनीति में बड़ा उलटफेर करने में जुटे हुए हैं। बिहार में मिशन अकॉम्प्लिश्ड और आगे बंगाल की बारी है। लेकिन इसी बीच नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा धमाका तो ऐसा था जिसने पूरी इंडी को हिला दिया। जो इंडी वाले ये माहौल बना रहे थे कि पीएम मोदी तो 5 साल भी गठबंधन की सरकार नहीं चला पाएंगे, इनके बस की बात नहीं है गठबंधन की सरकार चला पाना, ये सिर्फ मेजॉरिटी की सरकार चलाते आए हैं। ममता बनर्जी तो यह कह रही थी कि उनके बंगाल जीतते ही अगस्त में मोदी सरकार गिर जाएगी। यहां तक दावा था पिछले दिनों में चुनावी रैली में। इसी बीच पीएम मोदी ने आज इंडी गठबंधन के कैंप में ना सिर्फ जबरदस्त खलबली मचा दी,
बल्कि पीएम मोदी ने 2029 का चुनाव जीतने की 2026 में ही बड़ी तैयारी भी शुरू कर दी। पीएम मोदी आज बैक टू बैक दो बड़े सियासी धमाके करते हुए हैं। एक तरफ वो देश की राजनीति में सबसे बड़े बदलाव के लिए महिला आरक्षण बिल लेकर आ रहे हैं। इसकी चर्चा हो रही है, बीजेपी पूरी मुहिम पर लगी हुई है, प्रधानमंत्री मोदी व्यक्तिगत तौर पर लगे हुए हैं। इस बिल को लागू करने के लिए जो बदलाव किए जाएंगे उसे लेकर इंडी गठबंधन में ऊपर से नीचे तक हड़कंप मच गया है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्योंकि जो बदलाव नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं उसमें अब लोकसभा में 543 सांसद नहीं होंगे, बल्कि इनकी संख्या बढ़ जाएगी और यह संख्या अब हो जाएगी 850 सांसदों की। इससे सोनिया गांधी, ममता बनर्जी से लेकर पूरे इंडी गठबंधन में आग लग गई। क्या क्या कहा जा रहा है आपको बताएंगे। यह भी बताएंगे कि दूसरी तरफ आज पीएम मोदी ने लंबे समय से पेंडिंग बिहार के मामले को भी सेट कर दिया। पहली बार बीजेपी का सीएम बन गया। बिहार में कल पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी शपथ लेंगे। बिहार के लिए कहा जाता था कि सरकार किसी की भी बने, सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। और कई बार तो मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए नीतीश कुमार ने पलटी भी मारी, कभी इस दल में, कभी आरजेडी के साथ। लेकिन इस बार वो ऐसा सेट हुए कि कहीं जाने के लिए नहीं लौटे थे। पीएम मोदी ने गेम सेट कर दिया कि नीतीश कुमार के रहते हुए उनकी मौजूदगी में ही, उनके संरक्षण और मार्गदर्शन में बिहार में बीजेपी का सीएम बन रहा है और खुद नीतीश कुमार उसे सपोर्ट भी करते दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार भी खुशी खुशी बीजेपी के नए सीएम को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी बिना किसी खींचतान, बिना किसी नाराजगी के बिहार का मामला पीएम मोदी ने सेट कर दिया है। आज आपको पाठशाला में पीएम मोदी के दोनों बड़े सियासी धमाकों के बारे में डिटेल से बताऊंगा। बिहार में मोदी शाह की जोड़ी ने बीजेपी के पहले सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी को ही क्यों चुना, क्योंकि बीजेपी तो जानी जाती है सरप्राइज के लिए, लेकिन बिहार में सरप्राइज क्यों नहीं हुआ, इसकी भी जानकारी दूंगा। और कैसे सीएम के नाम पर सरप्राइज देने वाली बीजेपी ने इस बार कोई सरप्राइज नहीं दिया, यह सब कुछ डिटेल से आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले जो दिन भर आज सियासी हलचल हुई है उसकी एक झलक आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता श्री सम्राट चौधरी का नाम प्रस्तावित है। आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी ने आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। आज देवभूमि से देश के सभी दलों से फिर अपील करूंगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का जरूर समर्थन करें। उनके हाथ में पॉकेट वीटोज हैं, लाइक CEC is a pocket veto and the chairman of the delimitation commission will also be a pocket veto. Whatever they want will be done. बीजेपी के कार्यकर्ता अक्सर नारे लगाते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अब वो कह रहे कि देखो बिहार में भी मुमकिन हो गया। बिहार में पीएम मोदी ने गेम सेट कर दिया। बंगाल में भी वो जोर लगा रहे हैं। बिहार और बंगाल में क्या हो रहा है, सम्राट चौधरी को ही नया सीएम क्यों बनाया गया, नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद उनके बेटे के डिप्टी सीएम बनने की चर्चा थी, उसका क्या हो गया, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बात उस खबर की जिसने पूरे देश के सियासी इकोसिस्टम में करंट दौड़ा दिया है। इंडी गठबंधन में खलबली मच गई है। दरअसल 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है 3 दिनों के लिए। यह सत्र महिला आरक्षण बिल के संशोधित वर्जन को पास करने के लिए बुलाया गया है, ताकि 2029 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सके और यह सुनिश्चित हो सके कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े। इसके लिए संविधान में जो भी जरूरी बदलाव करने हैं, जो बिल पास होने हैं, संसद में जो भी चर्चा होनी है, उसके लिए यह विशेष सत्र है। इस विशेष सत्र को लेकर आज सरकार की तरफ से बताया गया कि इस सत्र में 3 बिल पेश होंगे। अब वो 3 बिल कौन से हैं, उनके नाम आप जान लीजिए। पहला बिल है यूनियन टेरिटरी लॉ अमेंडमेंट बिल 2026, दूसरे बिल का नाम होगा डीलिमिटेशन बिल 2026 और तीसरे बिल का नाम होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2026। ये 3 बिलों के नाम है जो सरकार लेकर आएगी और इन बिल के जरिए सरकार लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि 33% महिला आरक्षण को लागू किया जा सके। इसके लिए लोकसभा में जो फिलहाल 543 सीटें हैं, इनकी संख्या बढ़ाकर इन्हें 850 किया जाएगा। 850 लोकसभा सीटों में से 815 सीटें राज्यों से होंगी। बाकी जो 35 की सीटें बचती हैं, ये 35 सीटें यूनियन टेरिटरी से होंगी। यानी लोकसभा में कुल 307 सीटों का सीधे इजाफा हो जाएगा। 850 सीटों में ही महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, यानी 33% जो संख्या है वो महिला सांसदों की होगी।
यानी करीब 280 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण 15 साल तक लागू रहेगा। इसमें SC/ST की महिलाओं के लिए अलग से सीटें आरक्षित की जाएंगी। ये आरक्षित सीटें अलग अलग क्षेत्रों में रोटेशन के आधार पर तय की जाएंगी। अब सवाल यह है कि ये जो 307 सीटें बढ़ रही हैं, ये किस तरीके से बढ़ेंगी, किन राज्यों में कितनी सीटें बढ़ेंगी, सीटों के बढ़ने का आधार क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका एक शब्द में जवाब है डिलिमिटेशन, जिसे आप परिसीमन के नाम से भी जानते हैं। दरअसल ये वो प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या बढ़ने के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को फिर से तय किया जाता है। इसी प्रक्रिया को परिसीमन का नाम दिया जाता है। अब इसी प्रक्रिया को लेकर इंडी गठबंधन ने हल्ला काट दिया है, गदर मचा दिया है। इंडी गठबंधन के नेता क्या कह रहे हैं, विपक्ष की क्या आपत्ति है, यह बताऊं उससे पहले आपको यह बता देता हूं कि संसद में दरअसल क्या होगा। संसद में जो 3 बिल लाए जा रहे हैं, जिसके नाम मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, उसमें से एक परिसीमन आयोग के गठन से जुड़ा हुआ है। परिसीमन यानी डिलिमिटेशन आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। इसमें चुनाव आयोग के भी सदस्य होते हैं। परिसीमन आयोग नए चुनावी क्षेत्र तय कर सकेगा, यह उसका अधिकार क्षेत्र है। और यह भी कहा जा रहा है कि जनसंख्या के जो डेटा उपलब्ध है उसी के आधार पर परिसीमन होगा, यानी पिछली वाली जनसंख्या के आधार पर। लेकिन इस डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पर इंडी गठबंधन ने पेच फंसा दिया है। इंडी गठबंधन की अलग अलग पार्टियां इसका विरोध करने में जुट गई। विपक्षी दल क्या कह रहे हैं, नेता क्या कह रहे हैं, यह आपको बताऊंगा। लेकिन पहले पीएम मोदी को सुनिए कि उन्होंने सभी दलों से महिला आरक्षण से जुड़े बिल का समर्थन करने की अपील करते हुए क्या कहा। जो भी चुनाव आते रहेंगे 2029 से ही ये लागू हो जाना चाहिए। ये देश की भावना है, ये देश की हर बहन बेटी की इच्छा है। मैं आज देवभूमि से देश के सभी दलों से फिर अपील करूंगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का जरूर समर्थन करें। प्रधानमंत्री मोदी लगातार बयान दे रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, सभी विरोधी पार्टियों से वे अपील कर रहे हैं कि समर्थन करें। महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए राज्यों में लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 815 करने का प्रस्ताव। इसे लेकर इंडी गठबंधन के नेता यह दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार हर राज्यों में जो फॉर्मूला अपना रही है वो ये कि 50% सीटें बढ़ जाएंगी। और अगर वाकई इस आधार पर सीटें बढ़ जाती हैं तो अलग अलग राज्यों में जो संख्या होगी वो इस तरीके से होगी। यूपी में 80 से 120 सीटें हो जाएंगी, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें 60 हो जाएंगी, मध्य प्रदेश में 29 से 44 हो जाएंगी, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 से बढ़कर 72 हो जाएगी, पश्चिम बंगाल में फिलहाल जो 42 सीटें हैं ये बढ़कर 63 हो जाएंगी, केरल में 20 लोकसभा की सीटें हैं, ये सीटों की संख्या बढ़कर 30 हो जाएगी, तमिलनाडु में 39 से बढ़कर 59, आंध्र प्रदेश में 25 से बढ़कर 38, तेलंगाना में 17 से बढ़कर 31, कर्नाटक में 28 से बढ़कर 42 सीटें हो जाएंगी लोकसभा की। यानी इस तरह इस हिसाब से राज्य में बराबर सीटें बढ़ेंगी और ये सीटें बढ़ेंगी 2011 में हुई सेंसस के आधार पर, यानी 2011 जनगणना के डेटा के आधार पर। लेकिन इंडी गठबंधन को इस फॉर्मूले में भी झोल दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं दरअसल सारी समस्या यहीं पर है। जैसे राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को ले लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु और यूपी में अगर सीटें बढ़ाई जाएंगी तो बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा। अब सुनिए कपिल सिब्बल क्या तर्क दे रहे हैं, पहले उनके बयान को आप सुनिए। इस समय तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं, 39 सीट हैं, और उत्तर प्रदेश में 80। तो अगर आप 50% बढ़ाओगे तो 80 से 120 हो जाएंगी, और तमिलनाडु की 39 से हो जाएंगी 59। तो पहले जो अंतर था वो केवल था 41 सीटों का, अब अंतर हो जाएगा 61 सीटों का। तो हर प्रदेश में अगर ये आंकड़े रखोगे तो नॉर्थ इंडिया में अंतर बढ़ाएगा सीटों का। हाँ, और इसलिए फायदा इनको होगा, राजनीतिक फायदा होगा। फिर आगे क्या करने क्या रहे हैं, जब इनको इस बात का फायदा होगा तो डिलिमिटेशन में ये भी तय करेंगे कि कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में क्या बाउंड्री होनी चाहिए। यही डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होगी, वो भी इनके हाथ में है, बिकॉज इनके हाथ में पॉकेट वीटोज हैं। Like CEC is a pocket veto, and the chairman of the Delimitation Commission will also be a pocket veto. कि जो चाहेगा, right, whatever they want will be done. तो कपिल सिब्बल को आपने सुना, बड़े वकील हैं और तर्क ये दे रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में तो बीजेपी मजबूत है, नॉर्थ में सीटें बढ़ने से बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन अगर यही तर्क आप देखिए तो साउथ के कई राज्यों में इंडी गठबंधन भी मजबूत है।
तो फिर सवाल तो है कि भाई वहां भी सीट बढ़ रही है तो वहां भी इंडी गठबंधन को फायदा होगा। और दूसरी बड़ी बात है कि क्या कपिल सिब्बल यही मानकर चल रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में अब इंडी गठबंधन की कभी वापसी नहीं होगी और हमेशा पूरा इंडी गठबंधन नॉर्थ इंडिया में हमेशा कमजोर रहेगा, हमेशा बीजेपी का ही दबदबा बना रहेगा? क्या कपिल सिब्बल यह मानकर चल रहे हैं? हालांकि क्या हर राज्य में 50% सीटें ही बढ़ेंगी, इसको लेकर आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया, कोई जानकारी नहीं है। यह दावा है सिर्फ, और यह दावा इंडी गठबंधन का है। कपिल सिब्बल यह दावा कर रहे हैं। अब डीलिमिटेशन को लेकर दूसरा विरोध इस बात पर है कि इसका आधार 2011 के सेंसस के आधार को ही क्यों माना जा रहा है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि डीलिमिटेशन के जरिए सरकार 2029 का लोकसभा चुनाव जीतने की फिराक में 2026 में चुनाव को सेट किया जा रहा है 29 का। सिब्बल सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि अगर महिलाओं के कल्याण की इतनी चिंता है तो सीटों की संख्या मत बढ़ाइए, जो मौजूदा सीटें हैं यानी 543 हैं, उन्हीं में से महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए। सिब्बल के मुताबिक जब साल 2023 में संसद में यह तय हो गया था कि महिला आरक्षण कानून सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद लागू होगा, तो फिर सरकार अब इसे बदल क्यों रही है? सरकार 2011 के सेंसस का डेटा क्यों ले रही है, नए सेंसस का डेटा क्यों नहीं ले रही है जो शुरू होने जा रहा है सेंसस, जबकि नया सेंसस शुरू हो चुका है एक तरीके से, वो 2027 तक डेटा आ जाएगा, तो इस बिल को तब भी लाया जा सकता है। इसी आधार पर सिब्बल ये कह रहे हैं कि इसे पास करने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत चाहिए, विपक्ष को इसे खारिज कर देना चाहिए। सिब्बल आरोप लगा रहे हैं कि डीलिमिटेशन कमीशन भी सरकार के मुताबिक काम करेगा, इससे बीजेपी को सियासी फायदा होगा। पीएम मोदी 2029 का चुनाव जीतने के लिए सब कर रहे हैं, ऐसा आरोप सिब्बल लगा रहे हैं, बार बार लगा रहे हैं, और अपने आरोप को लगाने के लिए वो तर्क भी दे रहे हैं। वैसे तो करीब सभी विपक्षी दल महिला आरक्षण के समर्थन की बात कर रहे हैं। इसमें कुछ दल आरक्षण के अंदर आरक्षण की भी मांग कर रहे हैं, कोटे के अंदर कोटे की डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना है कि आरक्षण के अंदर ही मुस्लिम और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी अलग से आरक्षण दे दिया जाए, उनका कोटा भी तय कर दिया जाए। लेकिन दरअसल अभी जो मुद्दा है वो आरक्षण से बड़ा मुद्दा डिलिमिटेशन का है, परिसीमन का है, जिसे लेकर सोनिया गांधी, ममता बनर्जी से लेकर इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। डिलिमिटेशन को लेकर सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की टाइमिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने क्या कहा आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की स्पेशल मीटिंग में बिल लाने के सरकार के कदम का असली मुद्दा परिसीमन है, महिला आरक्षण सरकार के दिमाग में नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि परिसीमन का बताया जा रहा प्रस्ताव बहुत खतरनाक होने के साथ साथ खुद संविधान पर हमला है। परिसीमन सिर्फ अंक गणितीय नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से न्याय संगत होना चाहिए। सोनिया गांधी यह भी आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का असली इरादा अब जाति जनगणना में और देर करना है और जाति जनगणना को पटरी से उतार देना है। वो जाति जनगणना दरअसल चाहते ही नहीं इस देश में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पीछे नहीं है। वो कह रही है परिसीमन को लेकर लगातार हमलावर है, और आरोप क्या लगा रही है आपको बताता हूं। केंद्र की बीजेपी सरकार बंगाल को 3 भागों में बांटने के लिए परिसीमन करना चाहती है, यह ममता बनर्जी का आरोप है। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों का विलय बिहार या फिर ओडिशा में किया जा सकता है। अगर परिसीमन होगा तो उन क्षेत्रों में रहने वाले बंगाली लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब कोई ममता बनर्जी से जाकर पूछे कि ये राज्यों की भौगोलिक सीमा बांटने का कोई बिल सरकार लेकर नहीं आ रही है कि राज्यों की सीमाएं बढ़ जाएंगी, राज्यों की सीमाओं के अंदर ही ये बदलाव होगा। यानी एक लाइन में आप समझिए कि सोनिया गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक इंडी गठबंधन की पूरी राजनीति में हड़कंप मचा है। उधर परिसीमन को लेकर सबसे ज्यादा विरोध साउथ इंडिया की सियासत में हो रहा है, क्योंकि साउथ के नेताओं का तर्क यह है कि उन्होंने अपने यहां जनसंख्या को नियंत्रित कर रखा है, ज्यादा बढ़ने नहीं दिया है। अब जनसंख्या कम तो सीटें कम, लिहाजा उन्हें सियासी तौर पर नुकसान होगा, केंद्र में उनकी ताकत घटेगी। लेकिन अगर जनसंख्या के आधार पर सीटें तय होंगी तो जाहिर सी बात है संसद में सीटें कम हो जाएंगी। ये साउथ के नेताओं का तर्क है, उनकी राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी, जबकि नॉर्थ के राज्यों में ज्यादा जनसंख्या के आधार पर उन्हें ज्यादा सीटें मिलेंगी। जो साउथ के नेता कह रहे हैं कि ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। इसीलिए आप देखिए कि जैसे ही डिलिमिटेशन की बात आई वैसे ही साउथ के राज्यों में हलचल बढ़ गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने डिलिमिटेशन को लेकर केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर तमिलनाडु के हितों को नुकसान पहुंचा या दक्षिण के राज्यों पर इसका असंतुलित असर पड़ा और नुकसान हुआ तो इसका बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने एक तरीके से धमकी भी दे दी। अगर परिसीमन से तमिलनाडु के मुकाबले उत्तरी राज्यों का राजनीतिक प्रभाव असंतुलित रूप से बढ़ता है तो विरोध प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे। अगर आप इसे धमकी समझे तो वो ये भी कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा तेवर यही है, हमारा मूड यही है। यह तमिलनाडु की ओर से जारी की गई एक चेतावनी है। भारत एक बार फिर से 1950-60 के दशक की डीएमके की भावना का गवाह बनेगा, वो आगे भी कह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि इसे धमकी समझने की भूल आप मत करिए।
परिसीमन को जल्दबाजी में लागू करने की यह कोशिश बीजेपी सरकार द्वारा लोकतंत्र पर किया गया एक खुला हमला है, यह स्टालिन जोर देकर कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि यह राज्यों के अधिकारों पर सीधा अटैक है। हमें तो यह भी नहीं पता कि परिसीमन प्रक्रिया किस तरह से पूरी की जाएगी। तो फिर सवाल है कि पहले पता हो जाने दीजिए, पहले संसद में बिल आ जाने दीजिए, फिर पॉइंट वाइज विरोध किया जा सकता है। इसी तरह तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के सीएम रेवंत रेड्डी ने डीलिमिटेशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। डीलिमिटेशन को लेकर तेलंगाना के सीएम ने कहा कि अगर साउथ के राज्यों में पर्याप्त सीटें नहीं बढ़ती हैं तो महिलाएं और SC/ST का जो समुदाय है उनके साथ अन्याय होगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि साउथ के राज्यों की कीमत पर गुजरात और यूपी में सीटें बढ़ा दी जाएंगी। रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि केरल में 20 से सीट बढ़कर 30 हो जाएगी, जबकि यूपी में 80 से 120 हो जाएगी। रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि डीलिमिटेशन का हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए, जिसमें 50% सीटें सीधे सीधे बढ़ाएं और बाकी 50% सीटें राज्यों की GDP के आधार पर बढ़ाई जाए। अब तो सवाल आगे बहुत सारे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन का यह विरोध बता रहा है कि महिला आरक्षण को लेकर डीलिमिटेशन के मुद्दे पर पेच फंसेगा, इस पर हंगामा होगा, यह तय। हालांकि पीएम मोदी लगातार विपक्ष से अपील कर रहे हैं कि वो महिला आरक्षण बिल को जल्द से जल्द लागू करने में साथ दें। सूत्रों से यह भी खबर है कि बिल के समर्थन में संसद में पीएम मोदी अपनी बात रखेंगे। 16 अप्रैल को जब सेशन शुरू होगा तो पीएम मोदी लोकसभा में अपनी बातचीत रखेंगे, अपना वक्तव्य रखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह महिला आरक्षण संशोधन बिलों पर चर्चा का जवाब देंगे। लेकिन यहां पर एक बात और है, और वो बात यह है कि कह रहे हैं कि संख्या, आनुपातिक संख्या घट जाएगी, तो अभी भी जो रेशियो है उसी रेशियो के आधार पर संख्या बढ़ेगी, तो वो फर्क उतना ही रहेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। इधर पीएम मोदी देश की राजनीति को ऊपर से नीचे तक बदलने वाला कदम उठा रहे हैं, जिसे लेकर इंडी गठबंधन में खलबली है, हड़कंप मचा है। इंडी गठबंधन को लग रहा है कि इससे तो पीएम मोदी 2029 का भी गेम 2026 में ही सेट कर लेंगे, फिर बचेगा क्या 29 में लड़ने के लिए। उधर आज पीएम मोदी ने बिहार में भी अपना जलवा दिखा दिया। बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बनने जा रहा है। कल जब सुबह होगी 11 बजेंगे तो सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तब बिहार में बीजेपी का दशकों पुराना वो सपना साकार होगा जिसमें उसकी कोशिश रही है कि उसकी अपनी पार्टी से कोई सीएम बने। बिहार एक बड़ा राज्य है, राजनीतिक तौर पर भी काफी एक्टिव है। बिहार ने दशकों से लालू और नीतीश का ही राज देखा है। पिछले 20 सालों से तो नीतीश कुमार ही टिके हुए थे। इन दोनों के रहते किसी और पार्टी के किसी नेता का सीएम बनना मिशन इम्पॉसिबल की तरह था, और नीतीश कुमार तो जहां देखते थे कुर्सी पर खतरा तो दल भी बदल लेते थे। लेकिन पीएम मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन कर डाला, वो भी नीतीश कुमार के रहते हुए उनके समर्थन के साथ कर दिया। लालू यादव के रहते हुए बीजेपी का सीएम बिहार में बन गया। बिहार की जो राजनीति पहले नीतीश और लालू के इर्द गिर्द घुमा करती थी, वो अब आने वाले समय में पूरी तरह बीजेपी के इर्द गिर्द चलेगी। नीतीश कुमार अब केंद्र में रहेंगे, यहां पर रहेंगे राज्यसभा में। और पीएम मोदी ने बिना किसी विवाद के, बिना किसी नाराजगी के, बिना किसी पचड़े के, बिना किसी झगड़े के बिहार में इतना बड़ा काम कर दिया। राज्यसभा जा रहे नीतीश कुमार ने आज सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बिहार एनडीए की बैठक हुई और इस बैठक में सम्राट चौधरी को बिहार एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया। इस बैठक में नीतीश कुमार भी मौजूद थे, और सिर्फ मौजूद नहीं थे। जब नेता चुना गया सम्राट चौधरी को, तो आप तस्वीर देखिए कैसे वो खुद खड़े हुए और सम्राट चौधरी को उन्होंने माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। जिसके बाद सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया, और बीजेपी कह भी रही है कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे। इस मीटिंग के बाद सम्राट चौधरी एनडीए के नेताओं के साथ लोक भवन जा पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। कल सुबह जब घड़ी में 11 बजेंगे सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, और नीतीश युग के बाद बिहार में शासकीय तौर पर सम्राट युग की या बीजेपी युग की आप कह लीजिए शुरुआत हो जाएगी। इससे पहले नीतीश कुमार ने बतौर सीएम आखिरी कैबिनेट बैठक लिया। इस बैठक में सरकार के सभी मंत्री शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए के सभी विधायकों को अलविदा कहा, जिसके बाद सभी विधायक भावुक हो गए। इस मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बिहार में एनडीए की मीटिंग हुई, जो तस्वीरें हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई, जहां नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें हमेशा मेरा सहयोग मिलता रहेगा। वहीं सम्राट चौधरी ने भी कहा कि उनके लिए यह गौरव का पल है। सम्राट चौधरी ने खुद पर भरोसा जताने के लिए पीएम मोदी और नीतीश कुमार का आभार जताया। सुनिए। ये मेरे लिए भी गौरव का क्षण है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय रवि जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मुझे ये भरोसा किया है कि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार किया। बिहार में कल सम्राट चौधरी के रूप में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बनेगा।
इसीलिए आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाकर पटना भेजा गया था, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में सभी विधायकों की सहमति से सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया। शिवराज सिंह चौहान ने सम्राट चौधरी को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। ये तस्वीरें भी आपके सामने। बिहार बीजेपी के लिए ये पल, ये तस्वीरें उसके राजनीतिक इतिहास में बिहार के हिसाब से खासतौर पर सबसे बड़ा पल है और सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि कल बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बनने जा रहा है। इसकी खुशी पटना में बीजेपी के दफ्तर पर दिखी, सड़कों पर दिखी। ये तस्वीरें देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, जश्न मनाया और ये जश्न तो खैर बनता भी था, क्योंकि एक लंबे समय के बाद और पहली बार बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बने। अब बीजेपी ने सम्राट चौधरी को जो मौका दिया है, उसका इशारा दरअसल पिछले साल मिल गया था। यह सब कुछ अचानक से नहीं हुआ कि आज अचानक बैठक होती है और सम्राट चौधरी को नेता चुन लिया गया। पिछले साल बिहार चुनाव के वक्त जब अमित शाह सम्राट चौधरी के लिए रैली करने गए थे, तब उन्होंने चुनावी मंच से इशारा कर दिया था, हो सकता है आपको याद भी हो, सम्राट चौधरी के कंधे पर बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है। सुनिए उस मंच से अमित शाह ने क्या कहा। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे। तो आप सोचिए कि ऐसे ही नहीं कहा जाता कि बीजेपी कितनी लंबी प्लानिंग लेकर चलती है, या फिर अमित शाह कितनी लंबी प्लानिंग लेकर चलते हैं। जब चुनाव प्रचार चल रहा था तभी दिमाग में था कि आगे क्या करना है, और वो दिन आ गया। कल बिहार में जब बीजेपी का सीएम बनेगा तब बीजेपी एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाएगी। ऐसा पहली बार होगा जब देश के 16 राज्यों में बीजेपी का अपना सीएम होगा, यानी 16 राज्यों में बीजेपी का नेता सीएम की कुर्सी पर बैठा होगा। इसके अलावा एक दिलचस्प आंकड़ा यह भी बनेगा कि देश की 64% आबादी ऐसी होगी जहां पर बीजेपी का राज होगा, जहां पर बीजेपी शासन में। आप यह भी देखिए कि बीजेपी शासित 16 राज्यों में से 9 राज्यों के मुख्यमंत्री 55 साल से कम उम्र के हैं। यह भी अपने आप में एक दिलचस्प बात है, जबकि 16 में से सिर्फ 7 राज्यों के मुख्यमंत्री 55 साल की उम्र सीमा से ऊपर है, और 16 में से केवल 3 राज्यों के मुख्यमंत्री 60 साल या उससे ऊपर के हैं। अब तो दूसरी पार्टियों को भी यह डेटा देखना चाहिए। बीजेपी का अपना सीएम तो बिहार में बन गया, लेकिन लोग यह भी चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को क्या मिलेगा। निशांत कुमार ने हाल ही में पार्टी ज्वाइन की है, उनकी सक्रियता दिख भी रही थी। निशांत कुमार के लिए कहा जा रहा था कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे, सरकार में डिप्टी की भूमिका होगी, लेकिन आज तय हो गया कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। निशांत कुमार बिहार मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं होंगे, यानी सीधे तौर पर सरकार का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि निशांत कुमार फिलहाल संगठन का काम करना चाहते हैं, पार्टी में काम करना चाहते हैं। किसी सदन का सदस्य बनने के बाद ही सरकार में शामिल होने पर वो विचार कर सकते हैं। यह जानकारी आज निकलकर सामने आई। उधर नीतीश कुमार ने इस्तीफे के बाद आज क्या कहा, वो भी आप देख लीजिए। नीतीश कुमार ने क्या लिखा सोशल मीडिया पर, वो आपके सामने रखता। 2005 से बिहार में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। सरकार ने सभी तबकों का विकास किया, हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों सभी जातियों के लिए काम किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, कृषि, हर क्षेत्र में काम हुआ। महिलाओं युवाओं के लिए भी काम हुआ। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग है और मेरा पूरा मार्गदर्शन बना रहेगा। बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, यह नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा। ना सिर्फ अपना समर्थन जताया, बल्कि जो विरोधी दल हैं, जो इस आस में बैठे थे कि बिहार में रहे तो नीतीश कुमार किसी दिन पलटी मार दें और अपनी किस्मत जग जाए, उनको भी एक झटका लगा। सम्राट चौधरी को बीजेपी ने सीएम पद के लिए चुना, लेकिन इसका क्रेडिट आरजेडी ले रही। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने राजनीति का ककहरा लालू प्रसाद की पाठशाला में सीखी थी, और अब लालू की पाठशाला से निकले छात्र को ही बीजेपी ने बिहार का सीएम चुना। सुनिए जरा उन्होंने क्या कुछ कहा। मुख्यमंत्री बन रहे हैं, सम्राट का नाम आ रहा है, तेजस्वी को नौकरी फेल जरूर कहोगे, लेकिन उनके सर्टिफिकेट का जांच नहीं होगा। हम तो नौकरी फेल नहीं, नौकरी पास है। तो तेजस्वी यादव जब कह रहे थे कि सम्राट चौधरी लालू जी की पाठशाला से निकले हैं, तो फिर यह भी सोचना चाहिए था कि आखिरकार ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि सम्राट चौधरी को वो पाठशाला छोड़नी पड़ी और जाना पड़ा जेडीयू। इधर नीतीश कुमार के इस्तीफे पर अखिलेश यादव ने कहा कि वो इंडी गठबंधन के सभी दल नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन अब वो राज्यसभा के मेंबर बनकर रिटायर हो जाएंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम सब लोग मिलकर के प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन वो अब एज ए मुख्यमंत्री रहे, अब वो रिटायर होंगे राज्यसभा मेंबर के रूप में।
हम तो चाहते थे कि प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हों, लेकिन अब वो राज्यसभा के मेंबर होकर के ही रिटायर हो जाएंगे। अब सोचिए, दरअसल इसके पीछे एक दर्द भी, और दर्द ये कि इस बात की संभावना थी कि जब तक बिहार में है, क्या पता किसी दिन वो दल बदले और प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटा सके। फिर अखिलेश यादव को यह भी सोचना चाहिए था कि वो प्रधानमंत्री बनाकर जिन नीतीश कुमार को रिटायर करवाना चाह रहे थे, उन्हें कम से कम इंडी गठबंधन में लाकर उसका संयोजक ही बना दिए होते। कितना बवाल मचा था कि नीतीश कुमार इंडी गठबंधन का नेतृत्व करें, संयोजक बन जाएं। उनसे बेहतर सबको सब विपक्षी दलों को कोई एक साथ नहीं रख सकता है। तो आप सोचिए, जो विपक्षी दलों के इस इंडी गठबंधन का कन्वेनर तक नहीं बना पाए, वो प्रधानमंत्री क्या बनाते। हाँ, एक उम्मीद थी, और उम्मीद यह थी कि किसी दिन नीतीश कुमार नायडू पलटी मारें और प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटा दें, लेकिन वो उम्मीद भी अब धरी की धरी रहे। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल बिहार में बीजेपी अब ड्राइविंग सीट पर आ गई है, तो इससे यूपी से लेकर बंगाल तक हड़कंप मचा है, क्योंकि इसका असर देखने को मिलेगा इन दोनों राज्यों में। बंगाल में तो ममता बनर्जी इस बार सबसे कठिन चुनाव लड़ रही है। बीजेपी बंगाल में उलटफेर करने की तैयारी कर चुकी है, दावा कर रही है। इसी बीच ममता बनर्जी के लिए नई मुसीबत तब आ गई जब इंडी गठबंधन में उनके ही साथी बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ उतर गए। बंगाल में वोटिंग से ठीक 10 दिन पहले आज राहुल गांधी की एंट्री हो गई बंगाल चुनाव में। जोरदार तरीके से वो मंच पर अपनी बात रखते नजर आए। पहले ही दिन राहुल गांधी ने बंगाल में ताबड़तोड़ 3 रैलियां कर डाली, और तीनों ही रैलियों में राहुल गांधी के निशाने पर ममता बनर्जी रहे। यानी इंडी गठबंधन में एक साथ मिलकर लड़ने वाली 2 पार्टियां बंगाल चुनाव में एक दूसरे की पोल खोलने में जुट गई हैं। रोजगार के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि बंगाल में मजाक हो रहा है, क्योंकि दीदी ने 5 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, रोजगार मिला नहीं, जबकि 84 लाख युवाओं ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है। सुनिए आज राहुल गांधी ने क्या कहा। ममता जी कहती हैं 5 लाख युवाओं को मैं रोजगार दूंगी, और 84 लाख युवाओं ने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मांगा है। मजाक हो रहा है बंगाल के साथ। तो तृणमूल कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की रेस में कम नहीं है। भाइयों और बहनों, शारदा चिट फंड स्कैम, 17 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा, 1900 करोड़ रुपए उनको वापस नहीं दिया। रोज वैली चिट फंड स्कैम, 31 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा लिया, 6,600 करोड़ रुपए अभी तक वापस नहीं दिए। अब राहुल गांधी मजाक की बात कर रहे हैं। अब सवाल तो यह भी है कि क्या यह मजाक है कि आप जनता को आपने क्या समझ कर रखा है कि केंद्र में जब बातचीत होगी तो एक साथ आ जाएंगे, राज्य की बात होगी तो अलग अलग लड़ेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे। अरे लड़ना है तो यहां भी एक साथ लड़ो। इधर बंगाल में वोटिंग से ठीक 10 दिन पहले ईडी ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। ईडी ने आईपैक के को फाउंडर और डायरेक्टर विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने यह कार्रवाई 2020 के कोयला चोरी घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में की। ईडी ने विनेश चंदेल को कल शाम करीब 7:45 बजे तब गिरफ्तार कर लिया जब वो दिल्ली में मौजूद थे। ईडी ने देर रात विनेश चंदेल को पाटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज शेफाली बरनाला टंडन के घर पर पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया। विनेश चंदेल की गिरफ्तारी से टीएमसी जाहिर सी बात है बुरी तरह तमतमाई है। विनेश चंदेल की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने कहा कि ईडी का एक्शन बहुत बड़ी चुनावी साजिश है और इसीलिए यह गिरफ्तारी हुई। टीएमसी ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि आईपैक वो राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म है जो टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाती है, और चुनाव से ठीक पहले आईपैक के को फाउंडर को गिरफ्तार होना टीएमसी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। टीएमसी का यह गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि आईपैक पर ईडी का शिकंजा अभी और कसने वाला है। उन्हें यह पता है दरअसल कि यह जो शिकंजा कसता जा रहा है यह रुकेगा नहीं। आप देखिए कि ईडी ने आईपैक के को फाउंडर पुलकित जैन और आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन की पत्नी बारबी जैन को समन जारी किया। पुलकित जैन प्रतीक जैन के भाई हैं। ईडी ने दोनों को कल यानी 15 अप्रैल को दिल्ली ईडी हेडक्वार्टर में पेश होने के लिए कहा। तो ये सारी परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, और आपको वो तस्वीर भी याद होगी जब आईपैक के ठिकानों पर रेड पड़ी थी और कैसे ममता बनर्जी खुद पहुंच गई थी अपने अधिकारी के साथ और फाइल हाथ में लेकर जाते हुए नजर आई थी, दिखी थी, जिसको लेकर अलग बवाल मचा था। बिहार और बंगाल में बड़ी सियासी हलचल के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में थे, जहां उन्होंने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी और नितिन गडकरी भी मौजूद थे। देहरादून में पीएम मोदी का रोड शो भी देखने को मिला। यह तस्वीर आप देखिए रोड शो की। प्रधानमंत्री को देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ थी। सड़क के दोनों ओर लोग हाथों में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेताब थे।
एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी देहरादून के मां डाट काली मंदिर भी पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की, मां काली का आशीर्वाद लिया। इसके बाद पीएम मोदी सहारनपुर पहुंचे, जहां से उन्होंने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बने वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का निरीक्षण किया। यह अपने आप में एक अलग तरीके का कॉरिडोर बना है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। 213 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे है। इससे दोनों शहरों के बीच का जो सफर है वो अब सिर्फ 2.5 घंटे का रह जाएगा। इससे पूरे इलाके में जाहिर सी बात है इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि रफ्तार बढ़ेगी, ईंधन कम लगेगा, लॉजिस्टिक्स की लागत कम हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे पर 12 किलोमीटर का वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया है, जिसमें 2 एलिफेंट अंडरपास हैं और 6 एनिमल अंडरपास बने हुए हैं। और इसका मकसद सिर्फ यह है कि जो जानवर हैं, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। ऊपर से गाड़ियां फर्राटे से दौड़ेंगी और नीचे से अपना चहलकदमी करते हुए जानवर इस पार से उस पार चले जाएंगे। एक तरफ तो देश को आगे बढ़ाने वाले ये काम हो रहे हैं, दूसरी तरफ वो साजिशें भी हो रही हैं जिससे देश की तरक्की डिरेल हो जाएगी। तो पाठशाला में अब अगली क्लास में 19 साजिशों की बात मैं करूंगा, क्योंकि नोएडा में आज फिर से पत्थर चले, और इन पत्थर चलने के बीच में सीएम योगी ने आज फोर्स उतार दी। बवाल करने वालों पर क्या क्या एक्शन होने लगे, आगे इसकी जानकारी आपको दूंगा। क्यूआर कोड, व्हाट्सएप ग्रुप्स, भड़काऊ मैसेजेस, सैलरी पर महाबवाल में किसकी साजिश निकली, अब इसकी जानकारी आपके सामने रखूंगा। पिछले कुछ दिन से नोएडा की फैक्ट्रियों में सैलरी को लेकर जो बवाल हुआ, उसकी चर्चा हर जगह हो रही है, देश में हो रही है। आज फिर नोएडा में एक बार फिर से वही बवाल करने की कोशिश की गई। कुछ जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई, लेकिन तैयारी पहले से थी, लिहाजा सीएम योगी ने भी पूरी फोर्स उतार दी। आग लगाने वालों, पत्थर चलाने वालों पर क्या क्या एक्शन होने लगे, ये आज आपको बताएंगे। क्योंकि आप देखिए कि नोएडा में एक कपड़ा ट्रेडर्स के कर्मचारियों की हड़ताल से ये जो पूरा बवाल शुरू हुआ था, ये देखते ही देखते शहर की दूसरी फैक्ट्रियों तक पहुंचा, दूसरी कंपनियों तक पहुंच गया, कुछ सोसाइटीज तक पहुंच गया। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारियों के आक्रोश से पूरा नोएडा सुलग उठा। आज भी नोएडा के कई इलाकों में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने जमकर बवाल किया, सड़क पर नजर आए पत्थर चलाते हुए। कुछ जगहों पर पुलिस की प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ झड़प भी हो गई। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया, और यह सब तब हुआ जब योगी सरकार ने एक्शन में आते हुए हाई पावर कमेटी बनाई। कमेटी की सिफारिश पर रातों रात न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का फैसला कर दिया गया। सरकार एक्शन मोड में थी, वर्कर्स की सैलरी बढ़ जाएगी, बोनस, ओवर टाइम सब टाइम पर मिलेगा, और इसके लिए कंपनियों को सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब सरकार वर्कर्स की मांग सुन रही है, उससे मानने को तैयार है, दिशा निर्देश जारी कर रही है, आदेश जारी कर रही है, तो उन्हें भड़काने के लिए क्या कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? फिर ये आज बवाल क्यों हो गया, आज क्यों पत्थर चल गए, आज क्यों आगजनी की कोशिश हो गई? तो सवाल है कि क्या नोएडा में प्री प्लान्ड साजिश के तहत वर्कर्स को भड़काया गया, उन्हें सड़क पर उतारा गया? क्या वर्कर्स को मोहरा बनाकर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की पिच तैयार की जा रही है? यह बड़ा सवाल है, और ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जांच के दौरान ऐसी बातें सामने, जांच के दौरान क्यूआर कोड, व्हाट्सएप ग्रुप्स, भड़काऊ मैसेज समेत कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि यह सब कुछ सामान्य नहीं है जिस तरीके से ये हो गया, क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत शांतिपूर्वक हुई। तो आज पाठशाला में नोएडा में हुए बवाल और इस बवाल के पीछे साजिश के एंगल की एक एक डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये ट्रेलर आप देखिए। एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। पिछले 2 दिनों में व्हाट्सएप ग्रुप श्रमिकों के बनाए गए हैं। ऐसा पता चला है कि कोई एक ग्रुप है संगठित रूप से जो उन्हें पीछे से उकसा रहा है। लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। कल भाई पुलिस वालों पर हमला करना है, लाठीचार्ज दोबारा से पुलिस वालों को होनी चाहिए। तो नोएडा में जो बवाल मचा है उसके पीछे साजिश के पुलिस को क्या सबूत मिले और पुलिस किन बातों का जिक्र कर रही है, इसके बारे में भी आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कि आज भी कैसे नोएडा के कई इलाकों में जबरदस्त बवाल हुआ, बवाल देखने को मिला। नोएडा के फेज 2 इलाके में जहां कल सबसे ज्यादा बवाल हुआ था, वहां आज भी फैक्ट्री वर्कर्स सड़कों पर नजर आए, उतर आए सड़कों पर। कई जगहों पर पुलिस की प्रदर्शन के लिए जुटे लोगों के साथ झड़प भी हो गई। कुछ जगहों पर भीड़ पर पुलिस के ऊपर पथराव का भी आरोप लगा कि उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया।
जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। नोएडा के सेक्टर 80 में भी सैलरी की मांग को लेकर वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया। हालांकि वहां भी पुलिस पहले से मुस्तैद थी, पुलिस वाले पहले से तैनात थे, तो बवाल को बढ़ने नहीं दिया गया, रोक दिया गया। वहीं एक दिन पहले जमकर बवाल हुआ था, जमकर पत्थरबाजी आगजनी हुई थी। उससे सबक लेते हुए आज पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आई और बवाल को आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस ने जहां जहां बवाल की आशंका थी उन जगहों पर फ्लैग मार्च भी किया, ताकि काम पर निकले लोगों में किसी तरीके का डर न फैले, लोग निश्चित रहें कि उनकी सुरक्षा है, पुलिस सड़क पर है। आप यह भी देखिए कि नोएडा में बवाल को लेकर किस तरह फेक नैरेटिव चलाने वाले इकोसिस्टम भी एक्टिव हो चुके हैं। आज नोएडा में क्लियो काउंटी सोसाइटी के बाहर कुछ महिलाओं के प्रदर्शन की वजह से विवाद शुरू हुआ। नोएडा में चल रहे बवाल को देखते हुए पहले से मुस्तैद पुलिस वहां पर तुरंत पहुंच गई, बिना देर किए। पुलिस की भीड़ के साथ झड़प भी हो गई, लेकिन जांच के बाद पुलिस ने यह बताया कि यह प्रोटेस्ट वर्कर्स का नहीं था जो पहले से चल रहा है, बल्कि दरअसल यह प्रोटेस्ट था क्लियो काउंटी सोसाइटी में घरों में काम करने वाली कुछ महिलाओं का प्रोटेस्ट था, जो अपनी सैलरी को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। पुलिस ने भी दावा किया कि सिर्फ एक जगह हुई इस घटना को नोएडा में 3 अलग अलग जगहों पर हुआ बवाल बता दिया। यह प्रोपेगेट किया गया कि अलग अलग जगहों पर नोएडा में बवाल हो, जबकि क्लियो काउंटी सेक्टर 70 और सेक्टर 121 में जिस बवाल का हवाला दिया जा रहा है वो एक ही जगह की घटना है। आप भी सुनिए कि इस घटना पर नोएडा पुलिस ने क्या कुछ कहा। अवगत कराना है कि एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक ही घटना को 3 अलग अलग जगहों का बताया जा रहा है। इस घटना में कुछ महिलाएं जो घरों में काम करती हैं अपनी वेतन वृद्धि की मांग रख रही थी। ये महिलाएं फैक्ट्रियों में श्रमिक नहीं हैं। मौके पर पुलिस बल मौजूद है, शांति व्यवस्था कायम है। और जाहिर सी बात है पुलिस मुस्तैद है और अब तो योगी सरकार और पुलिस नोएडा में भड़के पूरे बवाल को बड़ी साजिश का हिस्सा मानकर चल रही है। क्योंकि नोएडा में जो बवाल भड़का, जिस तरह कई दिनों से चल रहा आंदोलन अचानक से हिंसक हो गया, प्रदर्शन में शामिल लोगों ने जमकर आगजनी की, तोड़फोड़ शुरू कर दी, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। और इन सबके बीच जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसे सबूत मिले जिससे बवाल में साजिश का एंगल जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार किए गए आरोपों को मोबाइल फोन की जांच से पता यह चला है जो आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या क्या बातें पता चली है वो बता देता हूं। फैक्ट्री वर्कर्स को भड़काने के लिए QR कोड मॉडल का इस्तेमाल किया। QR कोड स्कैन करवाकर रातों रात व्हाट्सएप ग्रुप में प्रदर्शनकारियों को जोड़ा गया। कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप मिले जो बवाल से सिर्फ 3 दिन पहले एक्टिव हुए। इन व्हाट्सएप ग्रुप में वर्कर्स को हिंसा और आगजनी के लिए भड़काने वाले मैसेजेस भेजे गए। लोगों से बढ़ चढ़कर प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की गई। आप सुनिए नोएडा में बवाल के पीछे साजिश के एंगल पर नोएडा पुलिस कमिश्नर ने क्या कुछ कहा। कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान चीजें पता चली हैं जिसमें कोई 2 ग्रुप आइडेंटिफाई हुए हैं जो इस राज्य में नहीं बल्कि बाकी राज्यों में भी जहां जहां पर भी इस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें उनकी उपस्थिति पाई गई है। और ऐसे ग्रुपों के द्वारा बड़े टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए नए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स खोले जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स पाए गए हैं जिसमें से कुछ तो बॉट अकाउंट्स हैं, जिसमें कि केवल जेनरिक स्टेटमेंट्स डाल के और मजदूरों को बैलेंस करने के लिए, आर्सन करने के लिए, सड़क पर पत्थर फेंकने के लिए, पुलिस से भिड़ने के लिए लगातार इंसाइटमेंट किया जा रहा है। बवाल हुआ, बवाल के बीच नोएडा में बवाल को शांत करने के लिए योगी सरकार एक्टिव हो गई। ड्रोन सर्विलांस के जरिए पूरे बवाल की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। बवाल भड़काने वालों की धरपकड़ की जा रही है। बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी जा चुका है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज और वीडियोस की जांच के बाद अभी तक करीब 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें नोएडा में हुए बवाल के मास्टरमाइंड माने जा रहे 5 से 6 संदिग्ध भी शामिल हैं, जो पूरा ये बवाल का खाका खींच रहे थे। बवाल करने, अफवाह फैलाने और दूसरे आरोपों में भी 7 FIR दर्ज की जा चुकी है। 50 से ज्यादा ऐसे ट्विटर हैंडल्स, सोशल मीडिया हैंडल्स की पहचान की गई है जिनके जरिए लोगों को हिंसा के लिए उकसाया गया। आरोप है कि इन ट्विटर हैंडल्स के जरिए मौत और हमले की झूठी खबरें वायरल की गई, फेक इंफॉर्मेशन फैलाई गई, पोस्ट डिलीट होने के बाद भी स्क्रीनशॉट शेयर का डर फैलाया गया ताकि लोग डरे, बवाल हो सड़कों पर। जांच के दौरान इस तरह के फैक्ट्स सामने आने के बाद खुद योगी सरकार के मंत्री भी नोएडा बवाल को लेकर साजिश की बात कह रहे हैं। यूपी के श्रम मंत्री ने तो साजिश में पाकिस्तान का कनेक्शन भी जोड़ दिया। अभी यूपी के श्रम मंत्री अनिल राजभर के इस बयान को सुनिए। बड़ी साजिश की बू आ रही है। अभी एजेंसियां जांच कर रही हैं। आप देखिएगा 2-4 दिन बाद जब बात बाहर निकल कर आएगी, मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसे लोग बेनकाब हो जाएंगे जो उत्तर प्रदेश के विकास जिनको पच नहीं रहा है, कि जो देश विरोधी शक्तियां हैं, जो उत्तर प्रदेश की विरोधी शक्तियां हैं,
जो शक्तियां पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों के हाथ की कठपुतली है, ऐसे लोगों के बहकावे में लोग न आवें, सरकार पर भरोसा रखें। तो नोएडा में हुए बवाल की जिस तरह साजिश की बात हो रही है, उस बवाल में उस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को ही निशाने पर ले लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर इतनी बड़ी साजिश हो गई तो इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। तो अखिलेश यादव पूछ रहे हैं, बवाल हुआ, साजिश उसमें अगर हो गई, साजिशन बवाल हो गया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसकी जिम्मेदारी थी रोकना? यूपी में अगले साल दरअसल विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में नोएडा में हुए बवाल को लेकर सियासत भी जाहिर सी बातें गरमा गई है। अखिलेश यादव तो योगी सरकार पर हमलावर हैं ही, राहुल गांधी ने भी नोएडा में हुए बवाल पर मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और पोस्ट में क्या लिखा वो अब आपके सामने है। कल नोएडा की सड़कों पर जो हुआ वो इस देश के श्रमिकों की आखिरी चीख थी, जिसकी हर आवाज को अनसुना किया गया, जो मांगते मांगते थक गया। नोएडा में काम करने वाले एक मजदूर की 12,000 रुपए महीने की तनख्वाह, 4,000 से 7,000 रुपए किराया, जब तक 300 की सालाना बढ़ोतरी मिलती है, मकान मालिक 500 रुपए किराया बढ़ा देता है। तनख्वाह बढ़ने तक ये बेलगाम महंगाई जिंदगी का गला घोंट देती है, कर्ज की गहराई में डुबो देती है। यही है विकसित भारत का सच। एक और जरूरी मुद्दा, मोदी सरकार ने काम का समय 12 घंटे तक बढ़ा दिया। जो मजदूर हर रोज 12-12 घंटे खड़े होकर काम करता है, फिर भी बच्चों की स्कूल फीस कर्ज लेकर भरता है, क्या उसकी मांग गैर वाजिब है? ये राहुल गांधी सोशल मीडिया पर लिखकर सवाल पूछ रहा है। और जो उसका हक रोज मार रहा है वो विकास कर रहा है। नोएडा का मजदूर 20,000 रुपए मांग रहा है। यह कोई लालच नहीं है, यह उसका अधिकार है, जिसकी जिंदगी का एकमात्र आधार है। आखिर में राहुल गांधी ने लिखा कि वो हर उस मजदूर के साथ हैं जो इस देश की रीढ़ है और जिसे इस सरकार ने बोझ समझ लिया। अब राहुल गांधी को यह सोचना चाहिए था कि बोझ समझते तो सरकार एक्शन में क्यों होती, क्यों सैलरी बढ़ाने, समय पर ओवरटाइम में पैसा डबल करने, ये सारे फैसले क्यों होते। लेकिन सियासत है, सियासत ऐसे चलती है। इस राजनीति के बीच नोएडा बवाल के पीछे साजिश का शक क्यों गहरा रहा है, इसके लिए नोएडा पुलिस के हाथ लगे कुछ सबूतों को आप देखिए। हालांकि पुलिस अभी इन सबूतों की जांच कर रही है गहराई से। ऐसा एक सबूत पुलिस को मिला इंस्टाग्राम चैट, जिसमें लोगों से मिर्च पाउडर लेकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा है। अब विरोध प्रदर्शन है तो उसमें मिर्च पाउडर की क्या जरूरत है? आप सोचिए कि साजिश है कि नहीं। इसके साथ ही पुलिस के हाथ एक ऑडियो क्लिप भी लगी, जिसमें एक शख्स पुलिस पर हमले के लिए लोगों से इकट्ठा होने की अपील कर रहा है। नोएडा में हुए इस पूरे बवाल की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पुलिस को इसके पीछे साजिश की आशंका सही साबित होती दिखाई दे रही है। पुलिस दावा कर रही है कि जांच में जो जो बातें सामने आ रही हैं वो साजिश की तरफ ही इशारा कर रही है। नोएडा पुलिस के कमिश्नर ने बताया कि जांच के दौरान हिंसक प्रदर्शन में बाहरी लोगों के शामिल होने के भी इनपुट मिले हैं, सबूत मिल रहे हैं। और इस बात की आशंका से भी इनकार नहीं कर रही है कि वर्कर्स के प्रोटेस्ट को बाहर से फंडिंग की गई। आप भी नोएडा पुलिस कमिश्नर के इस बयान को सुनिए। कल 1 बजे के बाद जब श्रमिकों का सारा चीज नॉर्मलसी और पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ था, तो एक अलग से ग्रुप आया जो कहीं का लेबर नहीं है, कहीं का उद्योग धंधों में कार्यरत हमारा टेम्पररी स्टाफ नहीं है, और ऐसे लोगों के द्वारा वैंडलिज्म करने की कोशिश की गई थी। कुछ को दौड़ा के मौके से ही पकड़ा गया है, कुछ को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आइडेंटिफाई किया गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो नोएडा में बवाल, साजिश की आशंका, क्या क्या इनपुट्स मिले हैं ये आपने देखा। और बवाल तो वैसे दुनिया में भी मचा है, और इसी दुनिया में बवाल की बातचीत अब पाठशाला में अगली क्लास में, अगले चैप्टर में, जिसमें ट्रंप की नाकाबंदी फेल हो गई और देखते ही देखते कैसे निकल गए चाइनीज जहाज और ईरान युद्ध में कूद पड़ा है चीन, इसकी बातचीत अब। ईरान के लिए लड़ने को तैयार है चीन और रूस। उधर हड़बड़ाए ट्रंप ने आज प्रधानमंत्री मोदी को अचानक फोन लगाकर 40 मिनट तक क्या बातचीत की, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। ईरान युद्ध ने ट्रंप को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। ट्रंप जो जो फैसला ले रहे हैं वो बैकफायर हो जा रहा है। आप देखिए कि ट्रंप ने पहले से बंद हॉर्मुज स्ट्रेट को और बंद करने के लिए उसके आगे एक ब्लॉकेड लगा दिया, जिसका चीन ने जमकर विरोध किया। चीन ने तो ट्रंप को चेतावनी भी दे दी कि हमारे मामलों में टांग ना अड़ाओ, और अगर हमारे मामलों में टांग अड़ाओगे तो वैसे ही डील करेंगे। अगर हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहती है तो जाहिर सी बात है एक नया कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है, एक नया मोर्चा, एक नया फ्रंट खुल सकता है। और इस बार अमेरिका के सामने ईरान नहीं होगा, ईरान तो पहले से है, इस बार चीन होगा। और वो चीन जो ईरान का भी सहयोगी है और हर हाल में हॉर्मुज को खुले रखना चाहता है। आप देखिए कि ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए हॉर्मुज बंद किया है। चीन, भारत समेत कुल 5 देश ऐसे हैं जिनके जहाज हॉर्मुज से आ और जा सकते हैं। ईरान ने इसका पहले ही ऐलान कर दिया था। अमेरिका ने सभी देशों के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। अब मामला ईरान बनाम अमेरिका का नहीं है,
बल्कि यह मामला उससे आगे बढ़ गया है, अमेरिका वर्सेस ऑल हो चुका है। हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी का चीन विरोध कर रहा है। अब अगर अमेरिका ने ब्लॉकेड नहीं हटाया तो जाहिर सी बात है तनाव बढ़ेगा, यानी ईरान युद्ध अब शिफ्ट होकर अमेरिका चीन तक आ चुका है। और जाहिर सी बात है अगर ऐसा ही चलता रहता है तो चीन को डायरेक्ट मैदान में उतरना पड़ेगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप सोचिए तबाही कितनी बड़ी हो सकती है, क्योंकि ट्रंप के खिलाफ दुनिया भर में माहौल बन रहा है कि भाई ये जैसे जो दिमाग में आ रहा है फैसले ले रहे हैं, जहां मन करे मोर्चा खोल रहे हैं, फ्रंट खोल रहे हैं, जिसके खिलाफ जो मन आया बोल रहे हैं। अमेरिका के सहयोगी देशों को भी समझ नहीं आ रहा कि ट्रंप क्या बोलेंगे। वो ये समझ रहे हैं कि ट्रंप किसी के सगे नहीं। ब्रिटेन के नेता तो ट्रंप को गैंगस्टर और भ्रष्ट तक बोल रहे हैं। हालांकि यह खबर भी आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बातचीत हो सकती है, लेकिन यह बात कब और कहां होगी, और बातचीत हो ही जाएगी तो कोई नतीजा निकलेगा, क्या होगा नहीं होगा अभी कुछ भी कंफर्म नहीं। इस बीच ट्रंप ने आज प्रधानमंत्री मोदी को अचानक से फोन कर दिया। फोन अमेरिका से आया, ट्रंप ने खुद किया था। इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। कुल मिलाकर दुनिया अब नए तनाव की तरफ बढ़ रही है। तेल और गैस की लड़ाई में आगे क्या होगा? क्या चीन खुलकर अमेरिका के विरोध में सामने आ जाएगा? क्या यह पूरा मामला अब अमेरिका बनाम चीन डायरेक्ट टू डायरेक्ट हो जाएगा? अमेरिकी नाकेबंदी के बाद भी चीन के जहाज हॉर्मुज से कैसे निकल रहे हैं? भारत के जहाजों के लिए ईरान ने क्या खास तैयारी की है, यह सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले एक ट्रेलर आप देखिए। ईरान युद्ध में चीन कैसे कूद पड़ा है और कैसे अमेरिका को चुनौती दे रहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन एक बड़ा अपडेट आपको पहले बताते हैं। ईरान युद्ध, सीज फायर और हॉर्मुज संकट के बीच आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को डायरेक्ट फोन किया। सीज फायर के बाद ट्रंप और पीएम मोदी की यह पहली बात है। पीएम मोदी ने खुद इसकी जानकारी भी दी सोशल मीडिया पर, और यह बताया पीएम मोदी ने कि उनके पास राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया था। दोनों ने सभी क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। साथ ही पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा हुई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर भी जोर दिया गया। लेकिन सोचिए कि 40 मिनट तक बातचीत हुई, यह छोटा मोटा समय नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है ट्रंप इस समय चौतरफा फंसे हुए हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा। हॉर्मुज पर ट्रंप ने अपनी चौकी लगाई और नाकेबंदी कर दी कि किसी के जहाज निकलने नहीं देंगे। लेकिन इसके बाद भी आज चीन के जहाज निकल गए। चीन ने ना सिर्फ अमेरिका को हड़काया है, बल्कि अमेरिकी ब्लॉकेड को कोई भाव नहीं दे रहा है। आप देखिए कि सोमवार रात 10 बजे हॉर्मुज पर अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी शुरू कर दी और यह कह दिया था कि मैं एक भी जहाज निकलने नहीं दूंगा जो ईरान से आ रहे होंगे। इसके बाद भी रिच स्टारी नाम का चीनी ऑयल टैंकर हॉर्मुज को पार कर गया। रिच स्टारी टैंकर में करीब 2.5 लाख बैरल मेथनॉल भरा हुआ था। रिच स्टारी टैंकर चीन की कंपनी शंघाई क्वानरम शिपिंग कंपनी लिमिटेड का है। इसी कंपनी और रिच स्टारी टैंकर को 2 साल पहले अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट किया था। आप सोचिए वो जहाज भी फराटे से निकल गया वहां। रिच स्टारी जहाज को प्रतिबंध के बाद भी ईरान से तेल खरीदने पर अमेरिका ने बैन किया था। इस टैंकर पर साउथ ईस्टर्न अफ्रीकन देश मालावी का झंडा लगा हुआ था। जब नाकेबंदी शुरू हुई तब यह जहाज ईरान के केशम आइलैंड के पास था। हॉर्मुज पार करते समय रिच स्टारी की तरफ से बताया गया कि इसके मालिक और चालक चाइनीज है, यानी चीन ने अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी। हमारा ही जहाज है, हम ही मालिक है और अब हम निकल रहे हैं। और यह कहा कि भाई हम तो जहाज हॉर्मुज से निकालेंगे, जो करना है कर लो। दूसरी तरफ पुतिन ने भी अमेरिकी ब्लॉकेड का आज विरोध कर दिया। चीन और रूस खुलकर ईरान के साथ आकर खड़े हो गए हैं और अमेरिकी ब्लॉकेड के विरोध में हैं और यह संदेश दे रहे हैं कि यह दादागिरी चलेगी नहीं समुद्र में। अमेरिका के पूरे तामझाम और ब्लॉकेड के बाद भी चीन का जहाज हॉर्मुज से निकल गया। और दूसरी तरफ ट्रंप है जो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको करना क्या है। एक तरफ ट्रंप ने हॉर्मुज ब्लॉक किया है और दूसरी तरफ खुद कह रहे हैं कि जहाज आराम से निकल रहे हैं, तो ब्लॉकेड किस बात का? ट्रंप ने क्या कहा वो भी आप जानिए। हॉर्मुज में ब्लॉकेड शुरू होने के बाद कल 34 जहाज वहां से गुजरे हैं, जो हॉर्मुज बंद होने के बाद से सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो भाई कोई पूछे कि फिर ये ब्लॉकेड किस बात का था जब खुद बता रहे हो कि 34 जहाज निकल गए? तो क्या ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से जहाज आराम से हॉर्मुज से गुजर रहे हैं, या फिर वो ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका का ब्लॉकेड फेल हो गया? अब ये कोई ट्रंप से जाकर पूछे।
ट्रंप भले ये साबित करने में लगे हैं कि हॉर्मुज के पास अमेरिकी नेवी होने के चलते जहाज आराम से गुजर रहे हैं, तो फिर यह भी बात कि इसको ब्लॉकेड नहीं कोई और नाम दे दीजिए। लेकिन ईरान ने इस मसले पर भी ट्रंप के मजे ले लिए। घाना में ईरान की एम्बेसी ने सोशल मीडिया पर ट्रंप को चुभने वाली बात लिख दी। क्या लिखा वो अब देख लीजिए आप। अमेरिका के ब्लॉकेड के बाद भी चीन का टैंकर हॉर्मुज से निकल गया। बिग ब्यूटीफुल शिप वाली अमेरिकी नेवी ने शिप को कई वार्निंग दी थी। शिप के कैप्टन ने सारी वार्निंग को किसी विज्ञापन की तरह स्किप कर दिया। जैसे आप YouTube पर वीडियो देखते हैं और 10 सेकंड के बाद ऑप्शन आता है राइट हैंड साइड के कॉर्नर में स्किप करने का, उसी तरीके से इसे स्किप कर दिया। हमें पता चला है कि यह ब्लॉकेड उन देशों पर लागू है जिनसे अमेरिका को डर नहीं लगता है। पहले ऐसे देशों की लिस्ट बहुत लंबी हुआ करती थी, लेकिन अब यह लिस्ट कम होती जा रही है। तो ईरान मजे ले रहा है, यानी ईरान कहना चाह रहा है कि जिन देशों से अमेरिका को डर लगता है उनके जहाज को वो रोक नहीं रहा है। हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी के खिलाफ चीन तो खुलकर आ चुका है, दूसरी तरफ अमेरिका के सहयोगी देश भी इससे खुश नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट छपी और इस रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा है कि वो हॉर्मुज पर अपनी नाकेबंदी को हटा लें। सऊदी अरब को डर है कि अमेरिकी नाकेबंदी से मामला आगे बिगड़ सकता है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान खाड़ी देशों में ही उसी पर होगा। ईरान लाल सागर में बाब अल मंडेब को बंद करके जवाब इसका दे सकता है, यह सऊदी बता रहा है अमेरिका को। बाब अल मंडेब को बंद करने के लिए ईरानी हूती को एक्टिवेट कर सकता है, क्योंकि हूती ईरान को सपोर्ट करता है, उसके मिलिशिया के तौर पर काम करता है। ऐसा होने पर सऊदी अरब एक और ऑयल एक्सपोर्ट रूट को खो देगा। हॉर्मुज और बाब अल मंडेब के बंद होने से खाड़ी देशों का तेल एक्सपोर्ट ठप हो जाएगा और जाहिर सी बात है इसका असर उनकी इकोनॉमी पर पड़ेगा। सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा है कि वो ईरान पर बातचीत के लिए दबाव डालें और बातचीत से आप रास्ते का समाधान निकालिए। अब लड़ने का दौर खत्म हो गया, लड़कर देख लिया, कुछ निकला नहीं हल उससे। यानी हर देश परेशान है, जो अमेरिका के साथ है वो भी परेशान है और सभी को लग रहा है कि हॉर्मुज में ब्लॉकेड का मुद्दा और एस्केलेट हो सकता है और ये एस्केलेट हुआ तो ये मामला और बिगड़ता जाएगा। हालांकि कुछ देश हैं जिनके जहाज हॉर्मुज से निकल रहे हैं और इन देशों में भारत भी शामिल है। अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। आज हर किसी के पास मोबाइल फोन है जिसमें कई तरह के ऐप आप हमेशा डाउनलोड भी करते रहते हैं। चैटिंग के ऐप हैं, बैंकिंग के ऐप हैं, शॉपिंग ऐप हैं, टिकट बुकिंग ऐप हैं और भी न जाने कैसे कैसे ऐप लोग डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिना सोचे समझे मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं? दरअसल एक गलत ऐप डाउनलोड करने से आपकी सारी सेविंग्स मिनटों में गायब हो सकती है। गलत ऐप डाउनलोड करने से आपका कैमरा हैक हो सकता है, सोशल मीडिया कंटेंट आपका हैक हो सकता है जो आपके मोबाइल में है। भारत में 2020 से 2025 के बीच फर्जी ऐप और अन्य माध्यम से हुए फ्रॉड से 52,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अकेले साल 2025 में भारतीयों को 20,000 करोड़ रुपए की चपत लग गई। गलत और फर्जी ऐप डाउनलोड करने से आई मुसीबत की वजह से ये कई लोग आत्महत्या तक कर चुके हैं। कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करें, क्या क्या वो आपसे परमिशन मांग रहा है इसकी भी जानकारी लें। किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी रेटिंग जरूर देखें, उसके फीडबैक आप जरूर देखें। सिर्फ 3, 4 या 5 स्टार रेटिंग देखकर ऐप डाउनलोड ना कर लें, यह जरूर देखें कि वो रेटिंग कितने लोगों ने दी है। यह भी चेक करिए कि ऐप को कितने लोगों ने डाउनलोड किया है। अगर ऐप को बहुत कम लोगों ने डाउनलोड किया है तो बेहतर है कि उसे डाउनलोड ना करें, डाउनलोड करने से बचें। जैसे व्हाट्सएप का नया वर्जन दिख रहा है और उसके डाउनलोड कम है तो समझ जाए कि यह फेक है और यह दरअसल आपके मोबाइल फोन को हैक करने के लिए। ऐप इंस्टॉल करने से पहले पेज पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे डेटा सेफ्टी या फिर परमिशन सेक्शन में जरूर जाएं। यहां देखें कि ऐप आपसे क्या क्या परमिशन मांग रहा है। अगर कोई साधारण कैलकुलेटर ऐप आपसे कॉन्टैक्ट्स, गैलरी या लोकेशन की परमिशन मांग रहा है तो समझ जाए कि फेक हो सकता है। कैलकुलेटर को क्या जरूरत है? ऐप को सिर्फ वही एक्सेस मांगना चाहिए जो उसके काम के लिए जरूरी हो। ऐप डाउनलोड करने से पहले अबाउट दिस ऐप में जाकर देखें कि ऐप आखिरी बार कब अपडेट हुआ था। अगर ऐप 6 महीने या फिर 1 साल से अपडेट नहीं हुआ है तो उसे डाउनलोड बिल्कुल ना करें। तो आगे से सावधान रहिए, कोई ऐप दिखे तो फट से क्लिक करके डाउनलोड नहीं करना है, उसकी पूरी जानकारी लेनी है, वरना नुकसान हो जाएगा और लंबा नुकसान। वक्त यहां पर ब्रेक का, फिर आपसे मुलाकात।